नमस्कार, मैं हूं आर के प्रजापति और आप देख रहे हैं डीपी एजुकेशन अपडेट। आज हम बात करने वाले हैं संपूर्ण भारत का भूगोल एनसीईआरटी सार कक्षा 6ठी से 12वीं तक का एपिसोड दूसरा है, जो परीक्षाओं की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। कल हमने एपिसोड फर्स्ट में बात किया था भारत एक सामान्य परिचय, और दूसरा टॉपिक था हमारा अवस्थिति एवं विस्तार। जो भूगोल का पहला चैप्टर जो है हमारा भारत की भौगोलिक अवस्थिति, इसका पहला और दूसरा टॉपिक हमने कल बात कर लिया था। आज हम बात करने वाले हैं 3 टॉपिक पे, जो कि अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार पर प्रभाव डालना है। उसके बाद जनांकीय एवं भौगोलिक आकार पे बात करेंगे। भारत की स्थल एवं तटीय सीमा रेखा पे बात करेंगे। ये काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, चाहे आप यूपीएससी का तैयारी कर रहे हो, बीपीएससी का कर रहे हो, या किसी भी पीसीएस का तैयारी कर रहे हो, या बैंक, रेलवे, एसएससी, पुलिस, किसी भी चीज़ का तैयारी कर रहे हो, तो ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। आप अंत तक बने रहें और इसका लाभ उठाएं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम इस टॉपिक पे। भारत की भौगोलिक अवस्थिति, इसमें जो टॉपिक है हमारा अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार का प्रभाव, यानी हम लोग बात करने वाले हैं भारत का जो अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार लगभग समान है, जो 30 डिग्री है। लगभग कितना? 30 डिग्री, ठीक है। परंतु भूमि पर दोनों के वास्तविक दूरी जो है समान नहीं है, क्योंकि दो देशांतरियों के बीच की दूरी ध्रुवों की ओर कम हो जाती है, जबकि दो अक्षांशों के बीच की दूरी लगभग सर्वत्र एक समान रहती है। इसलिए भारत का पूर्व से पश्चिम का विस्तार उत्तर से दक्षिण के विस्तार की अपेक्षा कम प्रतीत होता है। देखिए, हम इसको मैप के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। ये आप देख रहे होंगे ध्रुव, इसे बोलते हैं उत्तरी ध्रुव, इसे बोलते हैं दक्षिणी ध्रुव। और ये जो हमारा है कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा, ठीक है। तो ये हमेशा, ये जो लाइन जो देख रहे हैं ना, ये हमेशा इक्वल होता है। लेकिन ये लाइन क्या होता है ना कि ध्रुव की ओर सटता हुआ चला जाता है, जैसे कि आपको दिखाई पड़ रहा होगा। देखिए, अगर हम यहाँ भूमध्य रेखा से बात करेंगे, इधर आता है तो ध्रुवों की ओर एकदम सटते जाता है। देखिए, इधर जा रहा है तो ध्रुवों की ओर सटते जा रहा है। मतलब इसकी जो बीच की जो महत्तम दूरी होती है वो ध्रुवों पे होती है, यहाँ पे भूमध्य रेखा पे होती है, ठीक है। तो इसके जो नीचे या ऊपर जाएंगे, यानी उत्तर या दक्षिण में जाएंगे, तो इसके बीच की दूरी कम होती जाती है। यही कारण है कि भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार में डिग्री के मान में लगभग 30 डिग्री का जो समान है, लेकिन वास्तविक दूरी में अंतर है। हम देखेंगे भारत की मुख्य भूमि का उत्तर से दक्षिण विस्तार पूर्व से पश्चिम विस्तार से 281 किलोमीटर अधिक है। यानी ऊपर से नीचे जो देखते हैं हम लोग, भारत का ऊपर से जो नीचे का डिस्टेंस देखते हैं और पूरब से पश्चिम का जो डिस्टेंस देखते हैं, तो ये उत्तर से दक्षिण का जो डिस्टेंस है ये ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? तो 281 किलोमीटर ज़्यादा है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। भारत की मुख्य भूमि का आकृति चतुष्कोणीय है। हमें यह भी जानना है कि यही वजह रहा है कि इसमें लंबाई, जैसे कि पूरब से पश्चिम की जो हम देख रहे थे अभी, पूरब से भारत की पूरब से पश्चिम की जो लंबाई है वो कम है, जबकि उत्तर से दक्षिण की लंबाई ज़्यादा है। यही कारण है इसे हम चतुष्कोणीय मानते हैं, ठीक है। तो भारत की आकृति कैसी हो गई है? चतुष्कोणीय। अब बात करेंगे अक्षांशीय विस्तार का प्रभाव। कर्क रेखा, जिसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं या 23.5 डिग्री बोलते हैं, उत्तरी अक्षांश देश के लगभग मध्य भाग में 8 राज्यों, कौन कौन है इसमें? तो गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड की राजधानी जो रांची है, उसके बाद पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर गुजरती है। और साथ ही अगर हम देश का बात करें तो इसके जो पड़ोसी देश है बांग्लादेश, इससे भी होकर गुजरती है। तो इसको हम एक मैप के माध्यम से देखेंगे। ये रहा कर्क रेखा।
ठीक है। जो आप देख रहे होंगे यहाँ पे गुजरात में इंटर करती है। भारत में कहाँ इंटर करती है? तो गुजरात में इंटर करती है, और ये मध्य प्रदेश होते हुए छत्तीसगढ़ में प्रवेश करती है। छत्तीसगढ़ से निकलने के बाद झारखंड में प्रवेश करती है, उसके बाद पश्चिम बंगाल, फिर ये बांग्लादेश, त्रिपुरा और मिजोरम से होते हुए वो म्यांमार में चली जाती है। ठीक है। तो भारत में कुल कितने राज्य हैं जिससे होकर ये गुजरती है? तो 8 राज्य हैं। कौन कौन? गुजरात, ये राजस्थान का थोड़ा सा हिस्सा है जो इसको टच करती है, यानी हम याद रखेंगे गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इसका एक शॉर्ट ट्रिक है, मित्र पर गमछा झार। मित्र पर गमछा झार। मी से क्या हो जाता है? मिजोरम। ये आप देख पा रहे होंगे। मी से हम यहाँ पे क्या बात करने वाले हैं? मिजोरम। ठीक है, जो यहाँ पे है। त्र से क्या होने वाला है? त्रिपुरा। पर का मतलब होता है पश्चिम बंगाल, यहाँ पे है। ग का मतलब होता है गुजरात। म का मतलब होता है मध्य प्रदेश। छ का मतलब होता है छत्तीसगढ़। झार का मतलब होता है झारखंड। झार में जो रो है ये है राजस्थान। इन 8 राज्यों से होके गुजरती है। चलिए, अक्षांशीय विस्तार का प्रभाव में हम आगे देखते हैं। 23.5 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के मध्य उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र का विस्तार है। अब इसमें देखेंगे कि उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र किस प्रकार है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री भारत को लगभग 2 बराबर भागों से बांटती है, जो उत्तर भारत एवं दक्षिणी भारत में बांटती है। जैसे कि हमने देखा था, ये भारत है और कर्क रेखा जो है इसके जस्ट बीचों बीच से होकर गुजरती है, यहाँ से, जो उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत यानी नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया में विभाजित कर देती है। जिसकी दक्षिणी हिस्सा उष्ण कटिबंध, ये जो दक्षिणी हिस्सा जो देख रहे होंगे ये उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र पाए कहलाते हैं इधर, और उत्तरी हिस्सा को उष्ण यानी उपोष्ण कटिबंधन कहते हैं या उष्ण शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। अतः भारत का विस्तार उष्ण एवं उपोष्ण दोनों कटिबंधों में है। ये जो भारत देख रहे हैं आप, ये देखिए उष्ण में भी है और ये उपोष्ण में भी है। उष्ण और उपोष्ण कटिबंध में पाए जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग किस प्रकार है ये उष्ण कटिबंध और उपोष्ण कटिबंध। आप देख पा रहे होंगे ये अर्थ मानते हैं, ठीक है, ये है अर्थ। और भारत कहाँ पे है हमारा? तो भारत इस जगह पे है, जो कि भारत के बीचों बीच से ये कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, ये जो कर्क रेखा देख रहे होंगे भारत के बीचों बीच से गुजरती है। तो इसमें क्या देखेंगे हम कि ये जो भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा के पास का जो क्षेत्र कहलाता है वो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है। ये जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र को हम उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र बोलेंगे। ठीक है, ये वाले। तो इसलिए कहते हैं भारत का दक्षिणी जो हिस्सा है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है, और जो भारत का उत्तरी हिस्सा है जो कर्क रेखा के ऊपर जो दिख रहा होगा, इधर जो दिख रहा होगा, यानी भारत का ये वाला हिस्सा, इसको शीतोष्ण कटिबंध बोलते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। आगे देखेंगे हम लोग, अधिक अक्षांशीय विस्तार का प्रभाव दिन और रात की अवधि पर उस पर भी प्रभाव डालता है। ठीक है, ये किस प्रकार डालता है? तो हम एक उदाहरण के तौर पे देखेंगे। केरल में सबसे छोटे और सबसे बड़े दिन के बीच का जो अंतर होता है ना, वो 45 मिनट का होता है। कितना का होता है? तो 45 मिनट का होता है। कारण क्या है ना, केरल भूमध्य रेखा के नजदीक में है, जबकि हम लेह लद्दाख का अगर बात करते हैं तो यहाँ पे जो दिन और रात के जो समय के बीच का डिफरेंस है वो 5 घंटे का हो जाता है। कारण है कि ये भूमध्य रेखा से काफ़ी दूर है। चलिए इसको हम डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। जैसे कि ये आप देख रहे होंगे, ये भारत है, ठीक है, ऐसे है नहीं, हम एक मान ली रफली समझाने की कोशिश कर रहे हैं। केरल हमारा यहाँ पे पाया जाता है, जबकि लद्दाख यहाँ पे है। ठीक है,
और भूमध्य रेखा, एक बार हम फिर से बना लेते हैं इसको। देखिए केरल यहाँ पे है, लद्दाख यहाँ पे है, भूमध्य रेखा नीचे से होकर गुजरती है, ठीक है। तो केरल जो है भूमध्य रेखा के नज़दीक है, जिसके वजह से यहाँ पे दिन और रात में मात्र लगभग 45 मिनट का अंतर होता है। जबकि लद्दाख ये काफ़ी दूर होने के वजह से, ये कर्क रेखा के ऊपर है, इसी वजह से यहाँ पे भूमध्य रेखा से दूरी होने की वजह से इसके बीच का जो समय का जो अंतर है वो कितना हो जाता है, जैसे कि हमने अभी तुरंत बताया था यहाँ पे, वो 5 घंटे का हो जाता है, ठीक है। देखते हैं 82.5 डिग्री पूर्वी दशांतर प्रयागराज के निकट मिर्जापुर से होकर गुजरती है। अब हम बात कर रहे हैं 82.5 डिग्री देशांतरीय विस्तार का, जो प्रयागराज जो इलाहाबाद के निकट है, वहाँ से मिर्जापुर एक जगह का नाम है, एग्जैक्ट लोकेशन, वहाँ से होकर गुजरती है। इस देशांतर रेखा जो याम्योत्तर रेखा है, ये भारत की मानक देशांतरी रेखा भी कही जाती है। यह भारत के 5 राज्यों, कौन कौन राज्य से होकर गुजरती है, तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। हम इसको मैप के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। यह है ये जो देख रहे होंगे भारत का मानक समय रेखा है, जो किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, तो ये उत्तर प्रदेश के यहाँ पे जो है, यहाँ से गुजरती है। फिर यहाँ पे देखेंगे हम लोग छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, देखिए उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश में प्रवेश करती है, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में प्रवेश करती है, ठीक है। जैसे कि हमने देखा था यहाँ पे उत्तर प्रदेश का जो एक मेन लोकेशन है मिर्जापुर, यहाँ से होकर गुजर रही है, ये वाले लोकेशन से। उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पे मध्य प्रदेश में गुजर रही है, फिर छत्तीसगढ़ से गुजर रही है, उड़ीसा से गुजर रही है और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है, ठीक है। इसी से हमारा भारत का जो समय है निर्धारित होता है। अब देखेंगे विषुवत रेखा से काफ़ी दूरी पर स्थित जो भारत के उत्तर भाग है, जम्मू कश्मीर, ठीक है, सूर्य की किरणें अत्यंत तिरछी पड़ती है, जिसके परिणाम स्वरूप यहाँ सूर्यताप कम मिलता है और शीत ऋतु में भी अत्यंत ठंड महसूस होती है। जबकि इसके विपरीत अगर बात करें, भारत का दक्षिण भाग जो केरल और तमिलनाडु क्षेत्र पर जो पड़ता है, ठीक है, यहाँ पे क्या है ना, ये विषुवत रेखा से काफी निकट है, अतः यहाँ सूर्य की किरणें अपेक्षाकृत लंबवत पड़ती है, यानी सीधी पड़ती है। सूर्यताप अधिक पड़ने की वजह से यहाँ पे क्या होता है, गर्मी महसूस होती है। जो भारतीय मानक समय है, जो 82.5 डिग्री, अभी तुरंत हम बताए, जो उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से होकर गुजर रही थी, 82.5 डिग्री वाला, ये पूर्वी देशांतर ग्रीनविच मध्य समय या ग्रीनविच मीन टाइम, जो पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड का है, ये जो वर्ल्ड का देख रहे होंगे, यहाँ पे साउथ अफ्रीका के पास से गुजरती है। जबकि यहाँ पे हमारा जो है मिर्जापुर वाला यानी भारतीय मानक समय, यहाँ पे उत्तर प्रदेश से होकर गुजरती है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ के बीच का जो डिस्टेंस है, इसमें समय का जो अंतर होता है वो 5 घंटा 30 मिनट का हो जाता है, ठीक है। कितना का होता है, तो 5 घंटा 30 मिनट का। इसको मानते हैं 0 डिग्री और ये है मेरा 82.5 डिग्री, यानी 82 डिग्री अगर मानेंगे तो इसके बीच का जो डिस्टेंस है 5 घंटा 30 मिनट। आखिर ये क्यों होता है, तो हम एक आगे समझने की कोशिश करेंगे। इसका मेन रीजन क्या है ना, मानक मध्याह्न रेखा चुनते समय इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि वह देश के बीचों बीच से गुजरनी चाहिए, क्योंकि अलग अलग जगह से गुजरने के बाद क्या होता है, समय अलग अलग शो करेगा, ये अलग अलग मानना पड़ेगा। और ऐसा है भी, बहुत सारे देश में अलग अलग जगहों पे अलग अलग समय माना जाता है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। कारण है कि यहाँ पे एक ही मध्याह्न रेखा खींचा गया है, ठीक है। इसका मेन उद्देश्य होता है
कि जो 7.30 डिग्री का जो इसके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो 7.30 डिग्री का गुणांक होना चाहिए, ताकि 7.30 डिग्री देशांतरीय दूरी पर स्थित जितने भी स्थान है उसके बीच 30 मिनट का समयांतर होता है। ठीक है। पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री घूम जाती है, ये सबको पता है। 24 घंटे में 360 डिग्री घूम जाती है। तो आप मैथ से आप कैलकुलेट करके निकालेंगे तो 1 डिग्री घूमने में इसे 4 मिनट लगता है। इससे डिवाइड लगाएंगे, ठीक है। तो 1 डिग्री घूमने में कितना टाइम लग जाता है, तो 4 मिनट का समय लग जाता है। देखिए, हमने इसमें बात किया था आखिर ये जो 0 डिग्री है, ठीक है, आप जो देख पा रहे होंगे यहाँ पे 0 डिग्री, और भारत है हमारा यहाँ पे 82 डिग्री के पास, ठीक है। यहाँ से होके गुजरती है, 82 डिग्री के पास से होके गुजरती है। यहाँ 0 डिग्री से जो 82 डिग्री का जो डिस्टेंस है, ये कारण क्या है। देखिए, यहाँ से 82 डिग्री है, 1 डिग्री घूमने में 1 डिग्री घूमने में भी कितना टाइम लग रहा था, 4 मिनट का समय लग रहा था। तो 82 डिग्री जब घूमेगा तो कितना समय लगेगा, तो 82 को पहले 4 से गुना कर दीजिए, ठीक है। तो पता चल जाएगा कि ये लगभग 5 घंटा 30 मिनट का ये अंतर हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देशांतरीय विस्तार का प्रभाव में हम बात करेंगे। भारतीय मानक समय के कारण ही भारत के घड़ियां सभी जगह एक ही समान होती है, ये तो हम पहले भी बता दिए अभी थोड़ा देर पहले। जबकि पूर्वोत्तर राज्य अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय गुजरात की कच्छ जो है, यानी गुजरात का जो पश्चिम का सबसे पश्चिम का बिंदु है वो कच्छ है, इसकी तुलना में लगभग 2 घंटे पहले हो जाती है। इसका क्या रीजन है, चलिए देखते हैं यहाँ पे इसी मैप के माध्यम से। यहाँ पे हमने देखा था, यहाँ से होके गुजरती है, ठीक है, और अरुणाचल प्रदेश मान के चलिए यहाँ पे है, ठीक है। यहाँ से यहाँ के बीच का जो डिस्टेंस है वो लगभग 2 घंटे का होता है। इसका रीजन क्या है, इसको कैलकुलेट करके हम लोग देखेंगे। इस प्रकार भारत का पश्चिम बिंदु गोरमोता जो है, जो कच्छ में है गुजरात में, गोरमोता जो पश्चिमतम बिंदु है, और पूर्वी बिंदु जो किबिथु है जो अरुणाचल प्रदेश में, इसके मध्य 30 डिग्री का अंतर आता है। आपको पहले भी बताए थे भारत का जो देशांतरीय विस्तार है वो लगभग 30 डिग्री का है, ठीक है। जब 30 डिग्री का विस्तार है और पता है कि 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय लगता है, तो 30 डिग्री घूमने में कितना मिनट का समय लग जाएगा, तो 30 गुना 4 120 मिनट का समय लग जाएगा। 120 मिनट कहें तो 2 घंटा, ठीक है। यही कारण है कि अरुणाचल प्रदेश और जो गुजरात का जो कच्छ का बिंदु है वहां के बीच समय में 2 घंटा का अंतर हो जाता है। कुछ ऐसे देश हैं जिसमें अधिक पूरब पश्चिम विस्तार के कारण एक से अधिक मानव जो देशांतर रेखाएं हैं वो देखने को मिलता है। इसका एक उदाहरण हम देखेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका का। इसमें 6 समय कटिबंध है, यानी यहाँ पे 6 टाइप का समय दिख रहा होगा कि इस बिंदु पे कुछ और टाइम हो रहा है, इस बिंदु पे कुछ और टाइम हो रहा है, इस बिंदु पे कुछ और टाइम हो रहा है, इस बिंदु पे, ऐसे ही करके 6 जगह का समय अलग अलग प्रतीत होता है वहां पे। वर्ष 2011 से हम जनांकीय एवं भौगोलिक आकार पे बात करेंगे। वर्ष 2011 से अब तक भारत की जनसंख्या लगभग 121 करोड़ पार कर चुकी है। कितने पार कर चुकी है, तो 121 करोड़, तथा यह चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। अभी विश्व में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जो देश है 1 नंबर में आता है, वो कौन आता है, तो चाइना है। कौन है, तो चाइना। विश्व की जनसंख्या का 17.5% भारत में निवास करती है। कितना, 17.5%। ये परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, ये डेटा आपको याद रखना है कि विश्व की जो कुल जनसंख्या है उसका 17 यानी 17.5% भारत में निवास करती है, ठीक है।
क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है, जो हमने कल के एपिसोड में भी बताया था, जिसका क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। कितना है भारत का कुल क्षेत्रफल? कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। यह विश्व के स्थलीय धरातल, जो पूरा वर्ल्ड में जो धरातल है यानी भूमि है, उसका 2.4% है, जो भारत का अर्थ है। ठीक है। उत्तर से दक्षिण तक इसकी वास्तविक दूरी है 3214 किलोमीटर। भारत का हम बात करेंगे, उत्तर से जो उत्तर से ये वाला उत्तर से दक्षिण जो दूरी है वो 3214 किलोमीटर है, जबकि पूरब से पश्चिम की दूरी है वो 2933 किलोमीटर का है। भारत की स्थल सीमा रेखा अत्यंत विशाल है। इसकी स्थलीय सीमा रेखा तटीय सीमा रेखा के लगभग 2 गुनी है। भारत की स्थलीय सीमा रेखा की कुल लंबाई लगभग 15,200 किलोमीटर है। हम बात करेंगे भारत की, जो भारत हम देख रहे हैं यहाँ पे, ये जो यहाँ से गुजरात के कच्छ से जो कि हम तटीय रेखा देखते हैं, ये सब ये चाइना, अरुणाचल, ये नेपाल, इधर म्यांमार, बांग्लादेश होते हुए यहाँ तक जो आती है, इसकी जो कुल लंबाई है 15,200 किलोमीटर की है। कितना है? 15,200 किलोमीटर। ये डेटा आपको याद रखना है। ये स्थलीय सीमा की लंबाई है, जबकि हम यहाँ पे तटीय सीमा की लंबाई बात करेंगे। हम इसको एक मैप के माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं। भारत की मुख्य भूमि तटीय रेखा की लंबाई लगभग 6100 किलोमीटर है। जो तट रेखा की जो लंबाई है वो 6100 किलोमीटर है। ठीक है। भारत द्वीपों यानी अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप को अगर शामिल कर दिया जाए तो इसकी जो तटीय रेखा की लंबाई हो जाती है वो 75,116.6 किलोमीटर की हो जाती है। इसकी सबसे लंबी तट रेखा वाला जो राज्य है ये गुजरात है, और जबकि सबसे छोटी तट रेखा वाला राज्य है वो गोवा है। अब भारत का अगर नक्शा याद होगा आपको, आप देखे होंगे उसमें कि गुजरात में जो है, इसके वजह से ये यहाँ से काफ़ी लंबा हो जाता है तट रेखा। ठीक है। तो सबसे लंबी तट रेखा वाली जो राज्य है वो गुजरात हो गए, और गोवा में क्या है ना, छोटा सा है, छोटा सा गोवा है, तो छोटा सा तटीय रेखा है इसका, इसलिए कहते हैं सबसे छोटी तट रेखा वाला जो राज्य है वो गोवा है। यहाँ इसमें आप देख पा रहे होंगे गुजरात का जो तट रेखा है, ये देखिए यहाँ से ही है, ये इतना है, इसलिए ये माना जाता है कि गुजरात की जो तट रेखा है वो काफ़ी लंबा है, जबकि गोवा जो यहाँ पे देख रहे होंगे आप, ये इतनी सा यहाँ पे छोटा सा, यहाँ पे इसकी तट रेखा बहुत कम है। और इसकी जो कुल लंबाई है, तट रेखा की जो कुल लंबाई है, अगर इस तरफ चारों साइड यहाँ पे गुजरात की कच्छ तक देख लेते हैं, यहाँ पश्चिम बंगाल से लेके, तो इसकी कुल लंबाई है 6100 किलोमीटर। कितने कुल लंबाई इसकी? 6100 किलोमीटर। अगर हम इसको यहाँ पे लक्षद्वीप में जो लंबाई है, लक्षद्वीप का जो तटीय रेखा की लंबाई है, इसको भी अगर हम शामिल कर लें, और इसको शामिल कर लें, तो कुल लंबाई कितनी हो जाती है? 7516.6 किलोमीटर। ये आपको याद रखना है। भारत की भौगोलिक अवस्थिति पे बात करेंगे हम लोग। भारत की स्थल व तटीय सीमा, इसका आप डेटा याद कर लेंगे कि कौन कौन से राज्य से कितने कितने तटरेखा मिलती हैं। भारत की स्थल व तटीय सीमा रेखा जो समुद्र तट में कौन कौन से, मतलब किसकी लंबाई कितनी है, कौन ज़्यादा है कौन कम है, उस पर बात करेंगे हम लोग अभी राज्य पे बात करते हैं। तो सबसे ज़्यादा तटीय रेखा वाला राज्य है गुजरात, जो 1 नंबर में हमारा आ रहा है।
दूसरे नंबर में आता है उत्तरी सरकार तट जो आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। और तीसरे नंबर पे कोरोमंडल तट है जो तमिलनाडु में है। और चौथे नंबर में महाराष्ट्र का जो काठियावाड़ का तट है, ये वाला, ठीक है। महाराष्ट्र का जो काठियावाड़ तट है ये चौथे नंबर का तट रेखा है। पांचवें नंबर में हम बात करते हैं जो केरल का है यहाँ पे तट रेखा, ये पांचवें नंबर पे इसकी लंबाई अधिक है, लंबाई के दृष्टिकोण से ये पांचवें नंबर पे आती है। छठे नंबर पे बात करते हैं तो उत्कल जो तट है जो यहाँ पे उड़ीसा में है, ये छठे नंबर पे आती है लंबाई के दृष्टिकोण से। सातवें नंबर पे बात करेंगे तो कर्नाटक का है, यानी कर्नाटक का जो कर्नाटक जो तट है ये सातवें नंबर पे आते हैं। और आठवें नंबर पे बात करें तो वेंगा तट आता है जो पश्चिम बंगाल में है। और नौवें में कोंकण तट जो गोवा में है, यानी सबसे छोटा तट रेखा। अगर हम इसको केंद्र शासित प्रदेश से बात करेंगे तो पहला नंबर में आता है केंद्र शासित प्रदेश जो अंडमान निकोबार का है, इसकी तट रेखा की लंबाई अधिक है। उसके बाद दूसरा नंबर पे आता है लक्षद्वीप का तटीय रेखा की लंबाई अधिक है। तीसरे नंबर पे जो आता है वो पुडुचेरी का है तट रेखा। और चौथे नंबर पे यानी सबसे छोटा अगर तट रेखा की बात करें तो वो है दमनदीव दादरा और नगर हवेली का। अभी तो लेटेस्ट डेटा पे हम लोग बात कर रहे हैं, इसमें आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। हमने जितने भी डेटा लेके आया है वो काफ़ी लेटेस्ट है। आप चाहे तो किसी भी बुक में आप ट्राई करके देख लें, ये काफ़ी लेटेस्ट डेटा है, इसको आप बेफिक्र याद कर रख लें। अगर बिलीव ना हो तो आप कहीं भी जाके चेक कर सकते हैं। भारत की स्थल व तटीय सीमा की रेखा का बात करेंगे हम। भारत का प्रायद्वीपीय भाग हिंद महासागर की ओर उभरा हुआ है। भारत का जो प्रायद्वीपीय भाग है वो हिंद महासागर की ओर उभरा हुआ है, जो हिंद महासागर को दो भागों में बांटती है। आप देखे होंगे यहाँ गुजरात से हम बात करें, ये भारत ऐसे है ना। तो ये हिंद महासागर को इधर अरब सागर इधर बंगाल की खाड़ी में बांट देती है, ठीक है। पूर्वी भाग को बंगाल की खाड़ी बोलते हैं, इसे बंगाल की खाड़ी बोलते हैं। और पश्चिमी भाग को अरब सागर बोलते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रायद्वीप, आखिर ये जो प्रायद्वीप का हम बात किए, प्रायद्वीप क्या है, प्रायद्वीप किसे बोलते हैं? यह स्थल का वह भाग है जो तीनों ओर जल से घिरा हुआ होता है। जैसे कि हमने अभी बताया था, ये भारत जो है इधर से भी जल से घिरा हुआ है, इधर भी जल से घिरा हुआ है और इधर भी जल से घिरा हुआ है। तो इसे क्या बोलते हैं? प्रायद्वीपीय बोलते हैं, प्रायद्वीप, ठीक है। चलिए, भारतीय प्रायद्वीप आकार के कारण है। पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर और दक्षिण में हिंद महासागर से घिरा है। इस प्रकार यह तीन और समुद्र से घिरा हुआ है। इसी प्रायद्वीप आकार के कारण भारत की तटीय सीमा रेखा इतनी लंबी है, जिसकी अवस्थिति हिंद महासागर के मध्य में है। आप देख रहे होंगे ये जो हिंद महासागर, इसके मध्य में इसकी अवस्थिति है, ठीक है। भारत की उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्वी सीमा ये जो है नवीन वलित पर्वत यानी हिमालय, नवीन वलित पर्वत किसको बोलते हैं? हिमालय को बोलते हैं। ये हिमालय के ऊंचे पर्वत शिखर से घिरा हुआ है। इसके दक्षिण का भूभाग जो है उत्तर में चौड़ा और 22 डिग्री जो है नीचे, यानी कच्छ के नीचे है, जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है 23.5 डिग्री से। उसके हम दक्षिण में बात करेंगे तो ये 22 डिग्री है, यहाँ से कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है। तो यहाँ है 22 डिग्री। 22 डिग्री से क्या देखेंगे हम कि ये पतली होती चली जाती है, ये नीचे की ओर आएंगे तो ये पतली होती आ जाती है, यानी दक्षिण की ओर यानी हिंद महासागर की ओर क्रमशः पतला होता गया है, ठीक है। सबसे अंतिम छोर का बात करें, सबसे अंतिम छोर पर भारत की मुख्य भूमि अंतरीप का रूप ले लेता है।
ठीक है। अंतरीप का मतलब होता है सबसे निचला कोर वाला तट, उसको अंतरीप बोलते हैं, जिसे कुमारी अंतरीप या कन्याकुमारी कहते हैं। ये जो लास्ट का जो पॉइंट देख रहे हैं, जो धरती का जो अंतिम छोर होता है उसे क्या बोलते हैं, कुमारी अंतरीप बोलते हैं या कन्याकुमारी। ठीक है, जो हिंद महासागर की ओर संकरा होता गया है। ये आप देख पा रहे होंगे, हिंद महासागर की ओर ये क्या है, संकरा हो गया है। आखिर अंतरिप किसे बोलते हैं? समुद्र की ओर मुख्य स्तरीय भाग का निकला हुआ संकरा या पतला भाग जो तीनों ओर से समुद्र से घिरा हुआ होता है उसे ही अंतरिप बोलते हैं। ठीक है, चलिए तब आज के लिए इतना ही है। अभी तक आप हमारे हर पॉइंट्स को समझ पा रहे हो तो अच्छी बात है, और मुझे आशा भी है कि आप इसमें समझ गए होंगे, और कोशिश करेंगे आपको हर नए एपिसोड में बेहतर से बेहतर कंटेंट देने का। और ये सारे जो डेटा हैं वो लेटेस्ट हैं, इसलिए आप बेफिक्र आप इसे याद कर लें, चाहे वो किसी भी एग्ज़ाम में चले जाएं, इस डेटा का उपयोग करें, बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। ये एनसीईआरटी का सार है, जो कि किसी भी एग्ज़ाम में एनसीईआरटी बेस्ड ही पूछा जाता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले हर एपिसोड आप तक पहुंचते रहे, और अपने तैयारी को बेहतर मजबूती प्रदान कर दें। चलिए, यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।